हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे ये कोरोना वेकेशन में। आज हम लोग बहुत बढ़िया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए। मतलब बेसिक टैक्सेशन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। करंटली जो बिफोर जीएसटी जो सिस्टम था उसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको टैक्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार से टैक्स लगते हैं, मतलब कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं। तो टैक्स में बेसिकली दो प्रकार के टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स एज वेल एज डायरेक्ट टैक्स। तो हमें ये क्वेश्चन होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, मतलब जो मेरी डायरेक्ट इनकम रहती है, सैलरी है, कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी है, जो मेरे हाथ में जो डायरेक्ट इनकम आती है उस पर जो लगता है उसको मैं बोलती हूँ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वो सीधा मेरे सैलरी में से, मेरी एनुअल इनकम है उसमें से कट हो जाता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है जिसका मुझे पता भी नहीं होता और मैं पेमेंट करती जाती हूँ गवर्नमेंट को बाय कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई वेफर का पैकेट लिया, उसका 10 रुपीज़ पे किया, तो वो मेरा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। आपने कभी कई जगह पे पढ़ा होगा कि यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो वो क्या रहता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। हर एक नागरिक, हर एक पर्सन कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है, मतलब हर एक नागरिक टैक्स भरता है। अगर वो, ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्ट टैक्स ना भरता हो, लेकिन कोई अगर बंदा ये बोलेगा कि मैं टैक्स ही नहीं भरता, तो वो बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इनडायरेक्ट टैक्स तो भरता ही भरता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करता ही रहता है। ठीक है, कोई गरीब पर्सन है, उसने बिस्किट का पैकेट लिया तो उसमें उसने टैक्स दे दिया। अगर कोई छोटा बच्चा है, उसके क्लोथ्स लिए, उसका जो बेबी शावर क्रीम लिया, उसका कोई शॉप लिया, यानी कि छोटा बच्चा भी इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, मतलब जन्म के साथ सभी लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे करने लगते हैं गवर्नमेंट। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। मतलब क्या होता है, हम कंज्यूम करते हैं, हम लास्ट पर्सन है, मतलब लास्ट कंज्यूम करने वाले पर्सन है, तो वो मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो उसको यूटिलाइज करता है वही उसका टैक्स भरता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे जीएसटी एज अ इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग को पढ़ना है, बट जीएसटी आया 2017 में, जुलाई 2017 में। उससे पहले क्या था, उसके पहले वेट, सर्विस टैक्स एंड एक्साइज थे, जिसमें से वेट एंड एक्साइज वो थे गुड्स के लिए, बट सर्विस टैक्स था वो सर्विसेज के लिए था। ठीक है, उसके कई सारे ल्यू फॉल्स थे, मतलब उसमें कई जगह क्रेडिट नहीं मिलती थी, डबल टैक्सेशन हो जाता था, कंप्लायंस का इश्यूज़ रहता था और कई प्रकार के उसमें प्रॉब्लम्स थे। तो उस सब को ओवरकम करने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स और सर्विस टैक्स की आपको जर्नी बताऊंगी। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ही है जीएसटी का, उसको डिटेल में हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, जर्नी ऑफ जीएसटी। फर्स्ट ऑफ ऑल 2000 में उसकी कमिटी सेट की गई जीएसटी की, फिर उसको रिकमेंड किया 2004 में विजय केलकर ने, उसके बाद फर्स्ट एप्लीकेबल किया 1 अप्रैल 2010 में, फिर उसको डेफर्ड किया, फिर एनडीए गवर्नमेंट ने फिर से 2014 में उसको उसका कॉन्स्टिट्यूशन टेबल दिया, उसको लोकसभा राज्यसभा में पास करवाया, फिर सीजीएसटी बिल, आईजीएसटी बिल एंड एसजीएसटी बिल 27 मार्च 2017 को आया, इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर लोकसभा में पास हुआ 29 मार्च 2017, ऑल स्टेट एंड यूनियन ने पास किया 30 जून 2017, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में तब किया नहीं था, मतलब 1 जुलाई 2017 से सारे स्टेट में एप्लीकेबल हो गया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में वो एप्लीकेबल हुआ 8 जुलाई 2017 से। ठीक है, वहाँ तब से एप्लीकेबल हुआ। मतलब जीएसटी की कमेटी 2000 में थी और वो एप्लीकेबल हुआ 2017, मीन्स हाउ लॉन्ग जर्नी, 17 ईयर्स के बाद जीएसटी एप्लीकेबल हुआ। बिफोर जीएसटी क्या क्या था, एक्साइज, वेट,
CST, लग्जरियस, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब निकाल दिए और उसके ऊपर एक ही टैक्स लगाया GST। तो कंप्लाइंस सरल हो गया इससे, ठीक है। अब सब कंट्री है वो क्या करती है, वो यूनिफाइड GST मतलब सिंगल टैक्स लगाती है GST का। मतलब कहीं पे भी जाओ, कोई भी स्टेट पे जाओ, कोई भी इंट्रा स्टेट करो, उसमें एक ही टैक्स लगता था GST। बट कई जगह पे फेडरल जो कंट्री है, जेम के ब्राज़ील है, कनाडा है, वहाँ सब में ड्यूअल GST सिस्टम है। तो हम लोग ने भी क्या अडोप्ट किया, ड्यूअल GST सिस्टम। मतलब अगर आउटसाइड स्टेट में सेल करेंगे तो अलग लगेगा टैक्स, इनसाइड स्टेट में अगर ट्रांजैक्शन करोगे तो भी अलग टैक्स लगेगा, ठीक है। इस तरह से किया। अब हम कोई बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ GST समझेंगे, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, नो टैक्स ऑन टैक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। क्या होता है, बिफोर GST क्या था कि एक्साइज जो लगता था वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता था, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग जब वो माल ट्रेडर को सेल करता था, तो ट्रेडर क्या है, उसकी क्रेडिट मैन्युफैक्चरिंग की नहीं ले पाता था, क्योंकि वो खुद ट्रेडर नहीं है, वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो एक्साइज की ड्यूटी क्लेम नहीं कर पाता था। तो वो क्या करता था, अपनी जो वैल्यू रहती है उसमें वो एक्साइज को ऐड कर देता था और फिर उसके ऊपर वो टैक्स लगाता था, मतलब टैक्स ऑन टैक्स हो जाता था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो वैल्यू एडिशन हुआ है, मतलब 10,000 में उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा है 20% का, तो उसको 2,000 के ऊपर ही टैक्स भरना पड़ेगा। 10,000 की वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा, ठीक है। कंटिन्यूस चेंज ऑफ टैक्स क्रेडिट, वो मैंने समझाया सही। बर्डन ऑफ बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूमर रहेगा, जो एट लास्ट कंज्यूम करेगा, वही उसका टैक्स भरेगा, ठीक है। उसको ही बर्डन आएगा, वो गवर्नमेंट को पे करेगा ऐसा मैं नहीं बोलूँ, वही सारा बर्डन टैक्स का अपने ऊपर लेगा। नो कास्केडिंग इफेक्ट। पहले क्या था, जो ट्रेडर है उसने कोई सर्विस ली, उसके ऊपर जो सर्विस टैक्स पे किया, उसकी वो क्रेडिट नहीं ले पाता था। बट नाउ जो पर्सन है, जो बंदा है, वो कोई भी सर्विसेज लेगा और कोई भी गुड खरीदेगा, उसके ऊपर उसने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पे की वो सब सारी क्लेम करेगा। कब, जब वो गवर्नमेंट को सेल के ऊपर टैक्स पे कर रहा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे टैक्स ऑन टैक्स नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम विथ अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट, डबल टैक्स। कई बार सर्विस टैक्स एंड एक्साइज इंटरचेंजेबिलिटी, उसकी क्रेडिट नहीं मिलती थी। कास्केडिंग इफेक्ट, वो हमने देखा। वेट लेविड ऑन एक्साइज ड्यूटी, ट्रेडर उसको क्लेम नहीं कर सकता। मेनी टैक्स, सो मेनी कंप्लाइंसेस आते हैं, उस सबको निकाल दिया। सर्विस टैक्स एंड वेट वाले सर्विस टैक्स की क्रेडिट नहीं ले पा रहे थे। CST, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। CST क्या है बेसिकली, अगर कोई बंदा परचेस करता है आउटसाइड स्टेट से, ठीक है, और विद इन स्टेट सेल करता है, तो उसको CST का जो परचेज रहता है उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी ना यार, क्योंकि जो CST मैंने पे किया है, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 का गुड्स है, वो मैंने परचेस किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, बट उसको सेल कर दिया गुजरात गवर्नमेंट से। गुजरात गवर्नमेंट थोड़ी परचेस क्रेडिट की इनपुट क्लेम करने देगी, क्योंकि वो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मैंने पे किया, और ये तो मुझे किसको पे करना है, गुजरात गवर्नमेंट को, तो उसकी क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी, ठीक है। नाउ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑल टैक्स सब सारे टैक्स चले गए, ठीक है। सर्विस एंड गुड्स दोनों को उसने सेम ट्रीट किया। ड्यूअल मॉडल, इसमें ड्यूअल मॉडल है, इंटरस्टेट के लिए अलग, इंट्रास्टेट के लिए अलग, ठीक है। बोथ कैन कलेक्ट रेवेन्यू, स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन मीन्स वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मतलब मैंने गुजरात में से महाराष्ट्र को माल सेल किया, तो वो मेरा हो जाएगा इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। वन स्टेट टू अनदर स्टेट, उसके ऊपर मैं लगाऊंगी IGST क्रेडिट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन, इसमें क्या रहेगा, ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट। इसमें क्या रहेगा कि मैं गुजरात में कोई एक पर्सन के पास से माल खरीद के दूसरे पर्सन को बेच दूँगा, उसमें मेरा लगेगा मतलब विद इन स्टेट मैंने सेल किया, उस पर मेरा लगेगा CGST एंड SGST, ठीक है।
जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस मीन्स कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। माने कि अगर मिस्टर ए गुजरात में सर्विस प्रोवाइडर है, मिस्टर बी महाराष्ट्र सर्विस रिसीवर है, तो इसमें महाराष्ट्र है उसको रेवेन्यू जनरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। आईजीएसटी 18% का लगाएगा, उसमें से जो सीजीएसटी एसजीएसटी का पोर्शन जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, ठीक है। गुजरात गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कंजम्पशन कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो उसमें लगेगा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे एसजीएसटी का लेजिग्नेशन है वो अलग अलग है, मतलब गुजरात में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, केरल में अलग है, सभी जगह उसका लेजिग्नेशन अलग अलग है। बट उसका बेसिक फीचर है, वैल्यूएशन है, क्लासिफिकेशन है, वैल्यू ऑफ गुड्स है, वो सभी जगह सेम ही रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर कार के ऊपर 28% लग रहा है तो केरल में भी 28% ही लगेगा, ठीक है। चार्जेबिलिटी ऑफ जीएसटी, चार्जेबिलिटी कैसे लगेगी जीएसटी, तो सबसे पहले उसका वैल्यूएशन करेंगे गुड्स का कि उसका क्या वैल्यूएशन है, उसके लिए जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स दिए रखे हैं, वो हम बाद में इन डेप्थ पढ़ेंगे। रेट ऑफ जीएसटी क्या है, उसका क्लासिफिकेशन दिया है एचएसएन में, उसके सामने उसका गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया, अगर उसके साथ मैच करता हो तो उसके सामने उसका रेट भी दिया हुआ है। एचएसएन का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसमें से रेट उठाएंगे, इसमें से उसका वैल्यूएशन करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग को मिल जाएगा टैक्स अमाउंट, ठीक है। इस तरह जीएसटी की चार्जेबिलिटी होती है। नाउ व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, यहाँ पे टर्नओवर बेस दिए, बट जीएसटी की रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है जो वो कंपलसरी भी है, वो इन डेप्थ हम आगे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस किस लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर ज़्यादा हो कम हो कुछ भी हो, ठीक है। अब एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 10 लाख से ज़्यादा हो तो नीचे के स्टेट में जो जो फॉल करते हैं उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 20 लाख से ज़्यादा हो तो नीचे के स्टेट में से जो फॉल करेगा उसको जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी एंड तेलंगाना। बट 20 लाख फॉर सर्विस एंड 40 लाख फॉर गुड्स, मतलब प्रीवियस ईयर अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो 20 लाख की लिमिट मुझे एप्लीकेबल होगी। अगर मैं गुड्स का ट्रेडिंग कर रही हूँ तो मेरी 40 लाख की, अगर 40 लाख का क्रॉस हुआ तो, और अगर सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो 20 लाख का क्रॉस हुआ तो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कौन कौन सा स्टेट में हूँ तो जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और ऑल अदर स्टेट में। ऑल अदर स्टेट में क्या क्या क्या, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला सब आ गए, ठीक है। तो इस तरह से इसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है। कई कई जगह रजिस्ट्रेशन कंपलसरी भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे इन डेप्थ। कंपोजिशन स्कीम, यहाँ पे भी वेट की तरह कंपोजिशन स्कीम दी जाती है, मतलब कंपोजिशन स्कीम का भी यहाँ पे एक स्कोप है, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम में क्या रहेगा वो हम आगे पढ़ेंगे स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए। बट जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ओके, इसमें क्या है, मतलब किसके सामने किसकी क्रेडिट मिलेगी। बेसिकली 3 है, यहाँ पे 3 टैक्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की जो क्रेडिट पड़ी है वो मैं आईजीएसटी अगर पेमेंट करना है मुझे, मतलब मैंने आउटसाइड सेल किया है किसी चीज़ का, बट उसकी खरीदी मैंने लोकल कोई ट्रेडर से की है तो उसका सीजीएसटी एसजीएसटी मेरी क्रेडिट में रहेगा। मुझे आईजीएसटी पे करना है तो उसके सामने मैं सेट ऑफ कर पाऊँगी। क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी उल्टा, उससे मैंने कोई माल परचेस किया है आउटसाइड स्टेट से और मैं बेच रही हूँ लोकल ट्रेडर को, तो सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना पड़ेगा मुझे, तो मैं उसके सामने आईजीएसटी की क्रेडिट ले पाऊँ। बट अगर मेरे पास क्रेडिट पड़ी है एसजीएसटी और मुझे पेमेंट करना है सीजीएसटी तो मैं उसकी क्रेडिट नहीं ले सकूँगी। सेम सीजीएसटी मेरा क्रेडिट में पड़ा है और मुझे पे करना है एसजीएसटी तो मैं उसकी क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर पाऊँगी।
मतलब SGST की क्रेडिट मेरी 100 रुपीज़ पड़ी है, बट मुझे CGST 50 रुपये का पे करना है, तो मैं उसकी क्रेडिट नहीं ले पाऊंगी। ठीक है। फर्स्ट यूटिलाइज IGST क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ एनी टैक्स। IGST क्रेडिट को सबसे पहले मुझे पेमेंट करना है किसी भी टैक्स के सामने। ठीक है। उसके बाद मैं CGST और SGST की क्रेडिट का यूज़ कर पाऊंगी। ठीक है। इंट्रास्टेट का मतलब विद इन स्टेट का ट्रांजैक्शन है, उसका मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल A है, वो B को सेल कर रहा है। ठीक है। वैल्यू है 10,000, 900 कलेक्ट कर लिए, 11,800 B के पास से कलेक्ट कर लिए। यहाँ पे A है, वो गवर्नमेंट को 900 रुपीज़ पे कर दे रहा है। ठीक है। 900 जाएगा सेंट्रल को, 900 जाएगा स्टेट को। अब B है, वो C को सेल कर रहा है। ठीक है। उसमें 12,000 मतलब अपना प्रॉफिट 10,000 में 20% प्रॉफिट ऐड कर दिया। उसके ऊपर 1,080 का टैक्स हो गया, मतलब 14,160 उसने कलेक्ट कर लिया C के पास। यहाँ पे भी पूरे जो पेमेंट है वो कर देगा गवर्नमेंट को 1,080 रुपीज़ का। नो, यहाँ पे वो उसने 900 रुपीज़ पहले पे करके रखे हैं। यहाँ पे उसने पे खुद डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं किया, लेकिन उसने A को दिया है और A ने गवर्नमेंट को पे किया है। ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली B ने ही पे किया गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेगा, उसने जो 900 रुपीज़ का पेमेंट किया है गवर्नमेंट को, वो यहाँ से लेस कर लेगा और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो फर्दर पे करेगा। ठीक है। कैसे? CGST 1,080 का है, उसके सामने वो 900 रुपीज़ की क्रेडिट क्लेम कर लेगा और 180 रुपीज़ पे कर देगा। सेम लाइक SGST उसके पास है 1,080 रुपीज़ का, उसमें से वो 900 का क्रेडिट क्लेम कर लेगा और 180 रुपीज़ गवर्नमेंट को कर देगा। उसने इनडायरेक्टली अगर आप देखना चाहो तो C बेयर करेगा यहाँ पे 1,080, क्योंकि उसने C के पास से तो उतने ही कलेक्ट किए हैं। ठीक है। वो अल्टीमेट कंज्यूमर है, बट उसमें से 900 A ने पे किए गवर्नमेंट को और 180 रुपीज़ पे किए B ने गवर्नमेंट। टोटल गवर्नमेंट के पास कितने रुपए गए? 1,080 रुपीज़। बट बेयर किसने किए? अल्टीमेटली C ने। वो कौन है? फाइनल कंज्यूमर। मतलब यहाँ पे ऑन पॉकेट कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, A भी नहीं करेगा, B भी नहीं करेगा। जो फाइनल कंज्यूमर है वही उसको बेयर करेगा। ठीक है। वो ये एग्जांपल सेट करेगा। अब यहाँ पे रेवेन्यू अलोकेशन कैसे होगा? रेवेन्यू अलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 रुपये मिला, स्टेट गवर्नमेंट को 900 मिला। B2C सेंट्रल गवर्नमेंट को 180 रुपीज़ मिला, स्टेट गवर्नमेंट को 180 रुपीज़ मिला। टोटल गवर्नमेंट को गया 1,080 रुपीज़। ठीक है। अब मैं ऐसे ही इंटरस्टेट में देखूँगी। इंटरस्टेट में क्या होगा? A to B ट्रांजैक्शन हुआ विद इन स्टेट। ठीक है। इसमें वैल्यू ऑफ गुड्स था 10,000, जो पहले था वही 900 11,800। इसमें A ने क्या किया? 900 सेंट्रल को दिया, 900 स्टेट गवर्नमेंट को दिया। ठीक है। अब B है, वो क्या करेगा? वो एक पर्सन है, एक बंदा है जो आउटसाइड स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र। B है, A है वो भी गुजरात में, B भी गुजरात में, और C है वो महाराष्ट्र में है। B ने C को सेल किया। ठीक है। मतलब विद इन स्टेट सेल नहीं किया, आउटसाइड सेल किया, और 12,000 रुपीज़ उसने लगाए वैल्यू ऑफ गुड्स। उसमें से टैक्स कलेक्ट किया C के पास है 2,160, 18% के हिसाब से। ठीक है। 12,000 के ऊपर मतलब 2,160, 14,160। यहाँ पे क्या B पूरा का पूरा 2,160 पे कर देगा गवर्नमेंट? नो, क्योंकि उसने पहले ही 900 रुपीज़ पे करके रखे हैं गवर्नमेंट। उसकी वो क्रेडिट ले लेगा और 360 रुपीज़ है वो IGST का पेमेंट कर देगा। कैसे? IGST उसको पे करने थे 2,160, उसके सामने उसने 900 की क्रेडिट ले ली, 900 की क्रेडिट ले ली। ठीक है। बाकी बचा इसमें से 360, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टोटल आ जाएगा 2,160 रुपीज़। ठीक है। वो कैसे अलोकेशन होगा वो मैं बाद में बताऊंगी। अब C फर्दर पेमेंट करेगा D को, वो उसने D को सेल कर दिया। ठीक है। यहाँ पे एक बात देखेंगे कि IGST की जब क्रेडिट की बात आएगी कि IGST पेमेंट करना है और क्रेडिट किसकी लेंगे सबसे पहले, तो CGST की क्रेडिट सबसे पहले लेंगे, उसके बाद ही SGST की क्रेडिट लेंगे। ठीक है।
और उसी हिसाब से अगर CGST पे करना आएगा तो IGST की क्रेडिट सबसे पहले लेंगे CGST के सामने, ठीक है। अब C क्या करता है, वो लोकल, C कहाँ पे बैठा है, महाराष्ट्र पे, वो D एक लोकल बंदा है, वो भी महाराष्ट्र का ही, उसको पेमेंट करता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई 20% उसने यहाँ पे भी 20% क्या किया उसने, टैक्स ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब हो गया 20% अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, मतलब 14,400 रुपीज़ हो गया। SGST उस पर लगा 9%, क्योंकि विद इन स्टेट है, इसलिए उसको तो CGST SGST लगाना पड़ेगा। 1296 टोटल हो गया 16,992, वो कलेक्ट कर लेगा अल्टीमेट कंज्यूमशन डी के पास है, डी के पास से वो 16,992 रुपये कलेक्ट कर लेगा। अभी CGST का पेमेंट कितना है, 1296 रुपये, पूरा का पूरा सी पेमेंट कर देगा, नहीं, वो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। क्यों, किसकी, यहाँ पे उसने पेमेंट किया ना 2160 का, उसकी क्रेडिट यहाँ पे लेगा। सबसे पहले CGST को पेमेंट करने के लिए उसके सामने क्रेडिट लेगा, ठीक है, मतलब ये नलीफाई हो गया। अब SGST 1296 रुपीज़ का है, उसके सामने वो 864 जो रिमेनिंग अमाउंट है 2160, ठीक है, उसमें से बात करेंगे 1296 की ऑलरेडी क्रेडिट हमने CGST को पेमेंट करने के लिए ले ली। अब बचा कितना, 864, उसकी क्रेडिट मैं ले लूँगी SGST को पेमेंट करने के लिए, मतलब 432 रुपये मुझे अभी भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे करने, वो मैं पे कर दूँगी स्टेट गवर्नमेंट को। अब इसका अलोकेशन कैसे हुआ वो मैं देखूँगी। ट्रांजैक्शन सप्लाई A to B, उसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को कितने रुपए गए थे, 900 रुपीज़ 900 रुपीज़। सप्लाई B to C, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को 360 रुपीज़ गए थे, बट इसमें कंजप्शन किसने किया, C ने, मतलब 2160 पूरा का पूरा सेंट्रल को जाना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, 900 रुपीज़ है, मतलब गुजरात गवर्नमेंट कंजम्पशन नहीं कर रहा है, वो तो सेल कर रहा है, तो वो 900 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दो, मतलब टोटल रेवेन्यू क्या हो गया 2160। बट अब कंजम्पशन को कर रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट एट लास्ट, क्योंकि डी फाइनल कंज्यूमर कहाँ से है, महाराष्ट्र से, तो उसमें टोटल टैक्स क्या आएगा, तो CGST का 1296, SGST का 1296, बट यहाँ पे सेंट्रल ने कितने लेके रखे हैं, 2160, मतलब वो क्या करेगा 864 रुपीज़ से वो ट्रांसफ़र कर देगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट। 432 ऑलरेडी C ने पेमेंट करके रखा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और बाकी का 864 सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे देगा। मतलब टोटल अल्टीमेट क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1296 रुपये मिलेंगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 1296 रुपये मिलेंगे, और गुजरात गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेट कंजम्पशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट में होगा। तो फ्रेंड, आज तक इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।